रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक और जो पुराने सतपाल महाराज रहे हों, जो कांग्रेस से आने वाले हरीश सिंह रावत रहे हों, बड़े बड़े दिग्गज सूरमा ऐसे नेता थे जो चाहते थे हम मुख्यमंत्री बने। तो उन सब नेताओं को साधने के लिए, बीजेपी के कुछ ऐसे गुटों को साधने के लिए त्रिवेंद्र रावत को जानबूझकर मुख्यमंत्री बनाया गया था कि भाई ये किसी गुट में नहीं है, किसी विवाद में नहीं है, ये बनेंगे तो कुछ अलग से हटके होगा। लेकिन त्रिवेंद्र रावत एक कमजोर प्रशासक निकले, वो उस तरह के फैसले या लोगों को उस तरीके से नहीं साध पाए जो कि एक नेता में कला होनी चाहिए। उस कला में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। जब वो फ्लॉप हो गए तो वहाँ एक मैसेज चला गया कि भाई ये आदमी एक बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है, मिलता नहीं है, घर के अंदर बंद रहता है। और जो इसके अफसर हैं, 4-5 अफसर हैं, उनमें से अधिकांश गैर पहाड़ी अफसर थे जिनको कोई पहाड़ का कोई नॉलेज नहीं था। वो ऐसे फैसले करने लगे, गैरसैंण में जैसे जाके विधानसभा बुलाने लगे। गैरसैंण खुद इन्होंने गैरसैंण का पहले विरोध किया था, गैरसैंण को एक राजधानी का प्रारूप देने लगे, फिर उसको कमिश्नरी बना दिया। तो उसमें जो बातें हम निकल कोटद्वार का नाम बदलकर कर्ण नगरी कर दिया। तो ये जो ऐसे फैसले थे, ये शायद त्रिवेंद्र रावत को ये समझाकर अफसरों ने फैसले करवा दी कि इससे आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन वो उल्टा चला गया। जी जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास आता हूं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और जो इमेज बिल्डिंग की अब कोशिश हो रही है, या फिर जो बात बार बार निकल के आ रही है कि जो प्रशासक के तौर पर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो बेहतर नहीं रहा, लेकिन ये इमेज क्या 1 साल के अंदर इतना आसान होगा बदल पाना? क्योंकि जनता के बीच में जब जाएंगे वोट करने के लिए या वोट मांगने के लिए, तो ये मैसेज कन्वे करेंगे कैसे? क्योंकि चेहरा तो आपके पास नया है। आयुष, देखो ऐसा है, यही है, मंडोला जी की मैं बात सुन रहा था, तो यही कहा जाएगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर, अब देर तो हो चुकी है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया नहीं जाता तो ये तो मजबूरी थी हटाना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दी है। अब यह है कि फिलहाल असंतोष को दबाने की कोशिश की है सर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में जरूर ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई वो किस स्थिति में थे, क्या करने की स्थिति में थे। ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मंडोला जी की बात से और मैं सहमत हूँ कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो किसी गुट में नहीं थे। तो सवाल ये है कि अब राजनीति की धार और रफ्तार दोनों देखी जा चुकी है, कुछ बचा नहीं है। अब ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो नए आए हैं तीरथ सिंह रावत, वो कैसे अपनी योजनाओं को, प्रधानमंत्री की योजनाओं को कैसे धरातल पे लेके जाते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जो गुट है अलग अलग विधायकों के, मजबूत गुट है, उनको कैसे शांत करके रख पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी छवि को कैसे बेहतर रख पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। और शायद यही सारी चीजें जो है आगे का भविष्य डिसाइड करेंगी। नहीं, लेकिन अरविंद जी हमेशा इसी तरीके से होता है, क्योंकि कल भी हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जितना समझ पाते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ नया देखने को मिलता है। जिन नामों की चर्चा हो रही थी उससे इतर तीरथ सिंह रावत को अब मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा रही है। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत को जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी बहुत सारे नामों की चर्चा थी। ये जो तीरथ सिंह रावत को लाया गया है, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ तो सोचा गया होगा आला कमान की तरफ से। हाँ, एक बार फिर से आयुष सवाल बताना जरा। अरविंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो चौंकाने वाला खुलासा होता है हर बार, क्योंकि जिन नामों की चर्चा होती है उससे इतर एक नया दिखता है। अब तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हो रही है, तो सवाल यह है कि इसके पीछे कुछ तो स्ट्रेटेजी सोची होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आला कमान की तरफ से, इसलिए उनको प्रोजेक्ट किया गया मुख्यमंत्री के तौर पे, नए चेहरे के तौर पे। आला कमान ने सबसे रावत तीरथ सिंह रावत सब जगह स्वीकृत है। मंडोला जी की एक बात तो और भी सहमत हूँ कि वो अपनी जाति के नेता भी नहीं कहे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो तीरथ सिंह रावत के पक्ष में है, और मैं समझता हूँ कि तीरथ सिंह रावत को लेकर कोई विवाद नहीं है, तीरथ सिंह रावत में कोई करप्शन का आरोप नहीं है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने उनके नाम को आगे बढ़ाया और उनको नाम को स्वीकृत कराने में भूमिका निभाई। अजीत जी, जो चुनौतियां बरकरार थीं इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने,
तीरथ सिंह रावत के आने से क्या वो चुनौतियां आपको कम होती हुई दिख रही हैं, या हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए या फौरी तौर पर तो ये हो सकता है कि चलिए एक एक्सेप्टेंस के तौर पर, चूंकि आला कमान का आदेश है इसलिए वो तारतम्य दिखने लग जाए, लेकिन चुनाव आते आते या चुनाव में जाते हुए क्या जो करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या फिर वो जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या वो एज इट इज इसी तरीके से होगा या इसका इंपैक्ट दूसरे तरीके से हो सकता है, बैकफायर भी हो सकता है? अजीत जी। नहीं, देखिए, बैकफायर वाली बात तो वो ठीक है कि बीजेपी ने एक बार ये मोहन चंद खंडूरी जी को आजमाया था, रमेश पोखरियाल निशंक को हटा के, लेकिन उस समय दिल्ली का नेतृत्व बहुत वीक था। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि अब दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि अब प्रदेश का बीजेपी का कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि किसी बीजेपी के बड़े नेता को हरा दे। अब ये बदलाव बीजेपी में हुआ है पिछले जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है दिल्ली में। चलिए, अजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, यही बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जो चैलेंजेस थे इससे पहले भी सरकार के सामने, क्या आपको लग रहा है कि अरविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आज की सबसे अहम खबर है, इस पर लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है क्योंकि 4 बजे ताजपोशी होनी है और तीरथ सिंह रावत की यह ताजपोशी होगी। और अब इसके आगे की जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे तीरथ सिंह रावत फेस करते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक असमंजस की स्थिति थी विधायकों के बीच में उसको वो कैसे साधते हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो इस समय तीरथ सिंह रावत के सामने होंगे। हालांकि अब 4 बजे ताजपोशी होनी है, निश्चित तौर पर अब एक नया चेहरा उत्तराखंड के अंदर जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो लेने वाले हैं। अजीत मंडोला जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अजीत जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। और चैलेंजेस क्या उसी तरीके से बरकरार हैं, अभी उसी तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना सिर्फ इतना भर है कि बीजेपी ने एक पिछले चुनाव में 2017 से पहले जो कांग्रेस में तोड़फोड़ करी थी उसका खामियाजा बीजेपी को इस समय करना पड़ा ये सब, क्योंकि बीजेपी ने भी वही सब किया था कि कांग्रेस के आधी जो इस वक्त आधे मंत्री हैं या आधी बीजेपी है इस वक्त उत्तराखंड में, वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो बीच में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर रहा है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने जब ये दावा करा कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं और जल्दी हम ये सामने लाएंगे उन लोगों के नाम, तो तब मेरे को लगता है कि बीजेपी आलाकमान में थोड़ी सी हलचल पैदा हुई, क्योंकि बीजेपी में जितने कांग्रेस के नेता गए थे सब मुख्यमंत्री बनने गए थे। तो मुख्यमंत्री तो बनना एक को ही था, तो उनमें से भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, चाहे सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, विजय बहुगुणा हो, जो बड़े बड़े नाम गिने जाते हैं कांग्रेस के, वो तो सब बीजेपी में, यशपाल आ रहे हों, तो आधे तो मंत्री बना दिए गए लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी की विचारधारा के नेता हैं या बीजेपी में उन्होंने एक ऐसा प्रतिज्ञा ले ली कि वो बीजेपी कभी नहीं छोड़ेंगे। जी। हो सकता था कि जो माहौल बनता, अगर उन्हें लगता कि आम आदमी पार्टी की अब थोड़ा सा आम आदमी पार्टी में उम्मीद है, आम आदमी पार्टी किसी को कहती कि आप फलाने जी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, आप आ जाइए हमारे साथ, तो वो हो सकता था कि अपना चले जाते दूसरी पार्टी में। तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। तो बीजेपी अभी भी कोई ये गारंटी नहीं कह सकते आपकी ये लोग कैसे चलेंगे। अब इन लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के अपने लोगों से ज्यादा चुनौती ये है कि जिन लोगों को लेकर वो सरकार चला रही है उन लोगों का भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई सतपाल महाराज फिर इस बार उम्मीद थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, नहीं बन पाए वो, या हरक सिंह रावत हैं या दूसरे नेता है, विजय बहुगुणा है, ये सब वो नेता हैं जो अवसरवादी नेता हैं। कल अगर इन्हें मौका लगेगा, अगर वो तो बीजेपी का दिल्ली का नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, अगर बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से जीत जाती है तो फिर किसी नेता की हिम्मत नहीं है उत्तराखंड में कि कोई जोड़ तोड़ करके बाहर निकलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से बीजेपी कहीं वीक हुई, एक बार के लिए लगा कि उन नेताओं को कि भाई ये बीजेपी तो अब कमजोर हो रही है, अगली बार जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो फिर वो दल बदल देंगे। अब तीरथ सिंह रावत के लिए यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उसके साथ अब कौन मंत्री बनेंगे, किन किन को वो संभाल के रख पाएंगे, कैसे उन लोगों को मैनेज करेंगे। आम आदमी पार्टी एक कोशिश कर रही है वहां पे, जो बीजेपी ने बंगाल में फॉर्मूला अपनाया, आम आदमी पार्टी वहां पे अपनाने की सोच रही है कि भाई जो नाराज लोग हैं उनको अपनी पार्टी में लाया जाए।
जैसे कि बंगाल में। लेकिन अजीत जी, आपको चैलेंजेस लग क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि सवाल इसी बात का है ना, क्यों एक तरफ तो आप चेहरा बदल रहे हैं, जब चेहरा बदल रहे हैं आप जाएंगे चुनावों के अंदर, तो ये चैलेंज तो रहेगा ना, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या हुआ, और जनता भी ये पूछेगी, और पॉलिटिकल पार्टीज तो ये लेकर के आक्षेप लगा ही रही हैं। अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है, कांग्रेस के अंदर भले ही गुटबाजी हो, खेमेबाजी हो, लेकिन पुरजोर कोशिश तो है। ये जो संदेश जा रहा है इस समय चुनावों के आखिरी साल में, हम लोग अगर इसको मान के चलें, तो ये संदेश का सही तरीके से आपको लग रहा फिट बैठेगा, और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है पार्टी के सामने। अजीत जी, यही मैं यही तो कहने जा रहा हूँ कि अब तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भाई जो आयातित नेता बीजेपी में आए हुए हैं, क्या उनको ये रोक पाएंगे? अब सबसे बड़ी चुनौती ये है। लेकिन इसमें बीजेपी के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात ये जाती है कि बीजेपी इस वक्त भारत में सबसे मजबूत पार्टी है। उसका केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, वो पूरे देश में सत्ता में है, सत्ता को भारत केंद्र सरकार उनकी अपनी है। तो उनको ये जो इस वक्त लोग हैं ये चैलेंज नहीं कर पाएंगे। जो अगर कोई दल बदल करने की कोशिश करेंगे, चुनौती देने की कोशिश करेंगे, वो शायद पहले वाली बीजेपी होती तो अब तक हो सकता था कि पार्टी छोड़ के चले जाते दूसरी पार्टी में। लेकिन बीजेपी ने कोशिश करी है कि भाई एक ऐसा माहौल न बने, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जो हैं वो इतने ऐसे मुख्यमंत्री शायद पूरे देश में बीजेपी के बन गए थे कि जो न तो किसी से मिलना चाहते थे न किसी की सुनना चाहते थे। ये जो छवि बन रही थी, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो रहा था। तो तीरथ सिंह रावत इतना भर करेंगे, क्या वो सबसे मिलेंगे, सबकी सुनेंगे, करेंगे वो अपनी मन की, ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम मिलने जुलने का जो संवादहीनता बन गई थी मुख्यमंत्री से लोगों की। अब चलिए अजीत जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा से वापस आता हूं। इस बीच डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, अब आज तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहले तो अब तीरथ सिंह रावत जो शपथ लेने वाले हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से क्योंकि अब ये परिवर्तन हो रहा है, एक चेहरा तीरथ सिंह रावत का है सामने, क्या मायने हैं? मैं इस समय राजभवन में हूँ और अभी कुछ ही मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होने वाला है। महामहिम राज्यपाल महोदया नए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी को शपथ दिलाएंगी, और इस समय जो पुरानी कैबिनेट के मंत्री जन हैं, विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं और अन्य अतिथि लोग हैं, वो बड़ी संख्या में राजभवन में मौजूद हैं। और सबको प्रतीक्षा 4 बजे की है, जब महामहिम राज्यपाल महोदया आएंगी और श्री तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। आप डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, चूंकि अभी हम लोग तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के बहुत हमलावर हैं। वो ये कह रही है कि वो बात जो वो पहले से कहती रही, अब उस पर तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही मोहर लगा रही है अपने चेहरे को बदलकर। इसका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो है कि ये पार्टियां पहले अपनी चिंता करें। इनका जो घमासान चल रहे हैं वो सब दुनिया देख रही है, और हमारे यहाँ जो एक परिवर्तन हुआ है कि एकदम शांति से हो गया, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमारी पार्टी का कल्चर है। और जो बिना किसी कल्चर के चलने वाली पार्टियां, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इस परिवर्तन से परेशान है और वो इसको लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश में है। तो हमारी राय उनको ये है कि वो हमारे घर में झांकने से बेहतर होगा कि अपनी पार्टी में झांके, पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी, और हम 2022 का चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े थे। अजीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।